चलिए, तो बेहद खास शो और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान भी। हमारे साथ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज की इस खास पेशकश में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एनआरआई इन्वेस्टमेंट की। हम बताएंगे एनआरआईज को कि अगर आपको भारतीय बाजार में निवेश करना है तो किस तरह के निवेश विकल्प आपके लिए मौजूद हैं और प्रक्रिया क्या है निवेश की, और साथ ही निवेश करने पर टैक्स इम्प्लीकेशंस आपके निवेश इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि भारतीय बाजार में अगर कोई एनआरआई इंटरेस्टेड हो निवेश करने में, भारतीय निवेश विकल्पों में निवेश करने में, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिरोज? देखिए कविता जी, विकल्प तो काफी सारे हैं। फ्रॉम एन एनआरआई स्टैंड पॉइंट, एनआरआई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एआईएफ में कर सकते हैं, एनपीएस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं। तो एनआरआई के लिए जो विकल्प हैं वो काफी 70-80% रेसिडेंट्स जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई स्पेसिफिक डिबेंचर्स नहीं खरीद पाते, बॉन्ड्स नहीं खरीद पाते जब तक कि आरबीआई की अप्रूवल उस बॉन्ड इशू पे ना हो। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स काफी सारे एनआरआई भी कर सकते हैं जैसे रेसिडेंट्स करते हैं। पिछले कुछ समय में अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो क्या आप बता सकते हैं कि एनआरआईज ने भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है या घटाई है? आई थिंक अगर हम देखें लास्ट 10 इयर्स का जो म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो एनआरआई की इन्वेस्टमेंट्स, जहां तक कि आंकड़ा मैंने 6 महीने पहले चेक किया था, उसमें ऑलमोस्ट 22% का इजाफा एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे आया है। अगर उसको ही हम प्रॉक्सी माने बाकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो आई थिंक ये बहुत हेल्दी ग्रोथ रेट है। और एनआरआईज को ये इंडिया ज्यादा समझ में आता है, वो अपनी कंट्री में जहां रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यूएस में रहता है और यूएस नेशनल होता है और यूएस बेस्ड एनआरआई होता है, उसको इंडिया की समझ ज्यादा होती है जो यूएस बेस्ड एनआरआई होता है, तो इंडिया में निवेश कर सकता है। काफी एनआरआईज जो हैं यूएस और कनाडा के, थोड़े उनकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया में वो काफी स्ट्रिंजेंट हैं। काफी सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उनके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, बट ज्यादातर दूसरे एनआरआईज के लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी है और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज मोर और लेस सेम है रेसिडेंट की तरह। जिक्र किया आपने म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है ज्यादा तादाद में, तो किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं एनआरआईज? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा उनका झुकाव होता है। दो कारण होते हैं, क्योंकि एनआरआई जो बाहर रहता है वो थोड़ा ज्यादा सीजन्ड इन्वेस्टर होता है इंडियन रिटेल के मुकाबले, तो उनकी जो लॉन्ग टर्म होती है वो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन काफी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इंडियन रेसिडेंट से बात करता हूं तो कभी बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, फिर जब कितना वक्त की बात होती है तो बोलते हैं 2 साल 3 साल। बट अगर एनआरआई जब लॉन्ग टर्म की बात करता है तो उसके हिसाब से 10 साल 15 साल 20 साल लॉन्ग टर्म होता है। सो इसीलिए एनआरआईज का झुकाव इक्विटी में ज्यादा है, बिकॉज देयर डेफिनेशन टू लॉन्ग टर्म इज रियली लॉन्ग टर्म। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ब्याज दरें ग्लोबल मार्केट्स में कम है, फिर भी डेट में इतना पैसा एनआरआई का इसीलिए नहीं आता है क्योंकि रुपये की जो डेप्रिसिएशन देखी गई है 3-4% की, उसकी वजह से जो ब्याज दरें हैं उसमें बहुत सारा ब्याज का पैसा रुपये डेप्रिसिएशन में लॉस हो जाता है, तो इसीलिए डेट एज एन इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव फॉर एनआरआईज। अच्छा, लेकिन चलिए यहाँ पर अब निवेश प्रक्रिया पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहां पर मैं चाहती हूँ कि आप एनआरई फिरोज और एनआरओ खाता, इसमें एक तो ये किस तरह के दो खाते हैं, दोनों में फर्क क्या है और दोनों में किस तरह का निवेश एनआरआई करते हैं या करना चाहिए भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये बताएं। कविता जी, 2 बैंक के खाते होते हैं, एक एनआरई होता है, एक एनआरओ होता है। ज्यादातर एनआरआईज दोनों खाता खोलते हैं। अच्छा। दोनों में डिफरेंस ये है कि एनआरई जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहलाया जाता है, और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी एनआरओ, ये एनआरओ अकाउंट्स में आप इंडियन रुपीस के चेक भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एनआरई में सिर्फ पैसा बाहर से ही आ सकता है, फॉरेन करेंसी का ही पैसा आ सकता है, इंडिया का चेक आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में रहते हैं, आपको अगर आपका एक एक्स्ट्रा घर है और आपको किराया आता है तो वो आप एनआरई अकाउंट में नहीं क्रेडिट कर सकते, सिर्फ एनआरओ में कर सकते। इसीलिए एनआरआईज दोनों खाते रखते हैं, जो भी बाहर से पैसा आता है वो एनआरई में पहले जाता है
फिर आप उसको ट्रांसफर एनआरओ में जरूर कर सकते हैं, बट एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसे को। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो भी एनआरओ एनआरई में जो पैसा होता है वो फुल्ली रिपैट्रिएबल होता है, रिपैट्रिएटेबल होता है। तो आप अगर $1 मिलियन, $2 मिलियन, $10 मिलियन भी भेजें तो वापस लेके जाने की सरलता एनआरई में ज्यादा है। एनआरओ में बियॉन्ड सर्टेन लिमिट एक सीए की सर्टिफिकेट लगती है कि आपने इंडिया में टैक्स पे कर लिए। तो ये दोनों अकाउंट्स की एक एप्लीकेशन होती है एनआरआई के लिए, दोनों खोलने चाहिए, सेम बैंक के साथ खोलने चाहिए, ताकि पैसे को बाइफिकेट करके रखा जा सके। और जब भी आपको पैसे अपने होम कंट्री में चाहिए वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं एनआरई से विदाउट एनी हेजिटेशन। अब मुझे ये बताएं कि एनआरओ और एनआरई इन दोनों खातों के जरिए क्या हम फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज, बॉन्ड्स और तमाम निवेश विकल्पों में क्या निवेश कर सकते हैं, या इसके लिए दोनों में से कोई एक खाता है जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स दोनों खातों से कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं और एनआरओ अकाउंट से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो प्रश्न है वो ये 70-80% आंसर कर देता है। बट ये जरूर याद रखें कि काफी सारे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं, वो आप नहीं खरीद सकते जब तक कि इशूअर ने आरबीआई से स्पेसिफिक अप्रूवल ना लिया हो और आरबीआई एनआरआई की इंक्लूजन के लिए। बट एक किस्म के डिपॉजिट होते हैं, उसको कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन कन्वर्टेबल डिपॉजिट्स, एफसीएनआर कहते हैं। वो आप सिर्फ एनआरई से कर सकते हैं और उसमें आपके जो करेंसी के डिपॉजिट्स हैं वो इंडियन रुपी में नहीं होते, कोई और करेंसी में होते हैं। तो एफसीएनआर एक दूसरा डिपॉजिट होता है, वो एक तीसरा एलिमेंट है, वो एनआरओ अकाउंट से आप नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि टैक्स इम्प्लीकेशंस एनआरई और एनआरओ को लेकर क्या है? देखिए, टैक्स इम्प्लीकेशन आइडेंटिकल है। अच्छा। टैक्स उस पे निर्भर करता है कि आप कौन सी कंट्री पे हैं। तो काफी सारी कंट्रीज की डबल टैक्सेशन ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होता है, ताकि आपको दोनों जगह पे टैक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रीफली कहना चाहूं तो यूएस के साथ हमारी जो टैक्स ट्रीटी है वो ये है कि आपको जो भी टैक्स है, दोनों कंट्री का टैक्स, हायर टैक्स आपको डिफरेंशियल यूएस में पे करना पड़ता है। सो इंडिया में अगर आपकी टैक्स 15% की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी पे लगी है, तो यूएस में अगर 20% हो तो 5% का डिफरेंस आपको यूएस में जमा करना पड़ता है। अब अगर हम यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, जहां पे भी काफी सारे हमारे लोग एनआरआई बन के वहां रहते हैं, वहां की डबल टैक्सेशन ट्रीटी कहती है कि अगर आपने वहां की रेसिडेंसी की सर्टिफिकेट ले ली तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सो एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट रूल। सो डबल टैक्सेशन ट्रीटी पढ़ना और उसको समझना अपनी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, एक एनआरआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10-15 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी होगी आपकी इंडिया में, 20 साल की भी होगी, तो वो टैक्स ट्रीटमेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। अच्छा, क्या ऐसा भी नहीं है फिरोज के एनआरई खाते में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर जो आपकी इंटरेस्ट की कमाई होती है उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाँ, जो भी एनआरओ खाते से की गई सेविंग्स हो, फिक्स डिपॉजिट हो, निवेश हो, उस पर कमाई जब होती है तो आपको टैक्स लगता है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कविता जी। म्यूचुअल फंड के हिसाब से मैं कह रहा था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने सही हाईलाइट किया। एनआरई अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट्स पे टैक्स नहीं लगता। अच्छा, तो अब जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपने कहा कि उनका रुझान निवेश का, एनआरआईज का ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अगर मैं टैक्स इम्प्लीकेशंस जो आम भारतीय के लिए है म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्या वो सेम होंगे या इनमें भी कुछ बदलाव हैं? सॉरी कविता जी, थोड़ा लाइन पूरा था तो मैं सुन नहीं पाया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश की बात करें, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इक्विटी में निवेश को लेकर दिलचस्पी और रुझान ज्यादा है एनआरआईज का, तो ऐसे में जो आम भारतीयों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म को लेकर टैक्सेशन है, क्या वही एनआरआईज पर भी लागू होते हैं? बिल्कुल वही लागू होते हैं, बट एनआरआई के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादातर टीडीएस लगता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। जब भी आप रिडीम करते हैं पैसे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपनी टैक्स की एक सर्टेन लिमिट डिडक्ट करके आपको पैसा क्रेडिट करते हैं। काफी बार आप अगर आपकी टीआरसी सबमिट करें, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, जैसे आप यूएई से अगर आप वो इशू करवा लें टीआरसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को सबमिट करें, तो वो
आपकी टीडीएस भी डिडक्ट नहीं करते। तो एनआरआई और रेसिडेंट में ये डिफरेंस है कि टीडीएस डिडक्शन होता है एनआरआई में और रेसिडेंट में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है और रेसिडेंट अपने टैक्स को खुद जमा करता है। बट ये भी याद रखें कि अगर टीडीएस डिडक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइल नहीं करनी अपनी रिटर्न्स। आपको फाइल करके अगर और थोड़े पैसे देने पड़े तो वो देने हैं, या फिर क्लेम करने हैं तो वापस रिक्लेम करने हैं। अच्छा फिरोज, क्योंकि एनआरआई भारत में नहीं होते हैं, ऐसे में मान लीजिए किसी एनआरआई को म्यूचुअल फंड में निवेश करना है मौजूदा हालात में, तो केवाईसी प्रोसीजर्स कैसे होते हैं? कैसे आप सुनिश्चित करें कि आप सही एएमसी को अप्रोच कर रहे हैं? खैर ऑनलाइन जाके आप कौन सा प्लान आपको सिलेक्ट करना है वो सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होगा जो आपको करना होगा। उस प्रोसेस की बारीकियां हमें समझाइए। कविता जी देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल है। उसमें ना तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आप स्ट्रेट अपने एनआरओ अकाउंट से या एनआरई अकाउंट से म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन जैसे एक रेसिडेंट इन्वेस्ट करता है वैसे ही इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन जब आप फिल करते हैं तो एक बॉक्स होता है जिसमें आपको टिक करना होता है कि मैं एनआरआई हूं और करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट देना पड़ता है। सो द डिफरेंस बिटवीन अ रेसिडेंट एंड एन एनआरआई प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स और रेसिडेंट में प्रैक्टिकली निल है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीएमएस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रूल अलग। उसमें एक पीआईएस अकाउंट खोलना पड़ता है। पीआईएस अकाउंट वो डीमैट अकाउंट होता है जो एक स्पेसिफिक बैंक के साथ ही खोल सकते हैं, वो बैंक अकाउंट और पीएमएस खोल सकते हैं। तब वो जो स्टॉक्स हैं वो पीआईएस अकाउंट में लॉग इन होते हैं, और पीआईएस सिर्फ एक पीआईएस अकाउंट एक एनआरआई रख सकता है इंडिया में। कुछ और बारीकियां जो बताना जरूरी होगा दर्शकों को वो ये होगा कि आपको केवाईसी जमा करने की ज़रूरत होगी, और आप अगर केवाईसी करवा रहे हैं, आप एनआरआई हैं, तो यहाँ पर भारत और विदेश का एड्रेस प्रूफ लगता है, पासपोर्ट की कॉपी लगती है, ताज़ा फोटोग्राफ जैसे दस्तावेज आपको जमा करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप मर्चेंट नेवी में काम करने वाले एनआरआई हैं तो आपको मरीनर्स डिक्लेरेशन या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंटिन्यूस डिस्चार्ज ये एक जमा करना ज़रूरी होता है। आपको दस्तावेज अटेस्ट या सत्यापित भी कराने होंगे। इतना ही नहीं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन अटेस्ट भी करेगा। अटेस्टेशन का जो एक प्रोसेस है वो कहाँ से कराया जा सकता है। भारतीय बैंक की अगर विदेशी शाखा के अधिकारी आपको पता है या शाखा पता है, वहां से आप करवा सकते हैं। कोर्ट या मजिस्ट्रेट या जज के जरिए करवा सकते हैं। पब्लिक नोटरी, विदेशी दूतावास, या फिर आप चाहें तो इन पर्सन वेरिफिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर एलैबोरेट करें, क्योंकि आप एनआरआई हैं तो ऐसे में एएमसीज इन पर्सन वेरिफिकेशन करती हैं। इसको किस हिसाब से किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होगा फिरोज? देखिए, इन पर्सन वेरिफिकेशन केवाईसी की जो नॉर्म्स हैं उसमें, जैसे आपने स्पेसिफिकली कहा मर्चेंट नेवी में है तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। तो इन पर्सन वेरिफिकेशन आप जब भी एक केवाईसी करते हैं तो एक बार जरूर आपको केवाईसी करनी पड़ती है। जब भी आप विजिट करते हैं तो इन पर्सन वेरिफिकेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव आता है आपके पास और आपके साथ वेरीफाई करके जब वो सर्टिफाई करता है कि मैंने इन पर्सन इंसान से मुलाकात कर ली है, तो वो साइन करके अटेस्ट करके देता है, तब जाके आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है। बट ये एक बार करना पड़ता है। एक बार अगर केवाईसी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको बार रिपीट नहीं करना पड़ता, फिर आप ऑटो पायलट पे इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझनी है, अगर कोई एनआरआई खुद निवेश की प्रक्रिया जारी ना कर सके तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक चीज होती है जो आपको किसी को देनी होती है। इसके क्या मायने हैं और ये क्यों नियुक्त करना जरूरी होता है? देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हिसाब से आज के डिजिटल वर्ल्ड में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी में आप अपने जो ट्रांजैक्शन राइट्स हैं वो किसी और को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी नोटराइज हो सकती है या फिर रजिस्टर्ड हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी में आप एक बंदे को जो आपका कॉन्फिडेंट है, जिसपे आपका पूरा विश्वास है, उसको आप डेजिग्नेट करके एक डॉक्यूमेंट आता है, उसके भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी के। फिर आप एक रेसिडेंट इंडियन को आप नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि वो ट्रांजैक्शंस आपके लिए कर सके इंडिया में बैठ के। बट मेरे हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देनी चाहिए अनलेस इट इज डायरली नीडेड, एंड स्पेशली आज की डिजिटल वर्ल्ड में इतना इजी है ट्रांजैक्ट करना ऑनलाइन दैट यू विल नॉट नीड।
अच्छा फिरोज, म्यूचुअल फंड्स के अलावा क्या शेयर्स में निवेश करने का, डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने का भी यही तरीका होगा, यही जरिया होगा, या इसके लिए कुछ और तरह का खाता आपको खोलना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के लिहाज से कुछ और प्रक्रिया है? देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विस पीआईएस अकाउंट जो है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी टीडियस होती है। उसको खोलने के लिए आप जैसे अगर आप पीएमएस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीएमएस के साथ एक पीआईएस अकाउंट खुलता है। उसकी जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पीएमएस मैनेजर कर लेता है, बट दैट्स अ वेरी टीडियस हाई टर्न अराउंड टाइम, बहुत ज्यादा टर्न अराउंड टाइम लगता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विस अकाउंट कहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक ही पीआईएस अकाउंट रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 जगह अपने स्टॉक्स रख सकते हैं। रेसिडेंट इंडियन ढेर सारे डीमैट अकाउंट खोल सकता है, ढेर सारे ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता है, अपने स्टॉक्स को डिफरेंट जगह पे रख सकता है। पीआईएस की जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डेफिनेटली एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लगता है, पासपोर्ट की कॉपीज लगती हैं, वीजा की कॉपीज लगती हैं, आपके फॉरेन एड्रेस की कॉपीज लगती हैं, एड्रेस प्रूफ इंडियन, अगर आप इंडियन सेकंड एड्रेस डाल रहे हैं तो वहां का एड्रेस प्रूफ लगता है। द कंट्री ऑफ डोमिसाइल का भी आपको एड्रेस देना पड़ता है, प्रूफ। थोड़ा सा फोकस मैं करना चाहती हूँ यूएस और कनाडा के निवेशकों पर भी, जिनके लिए नियम अलग अलग हैं और कंप्लायंस भी अलग अलग है। सबसे पहले तो क्यों इनके लिए पूरी प्रक्रिया अलग से रखी गई है और पूरा प्रोसेस एक तरह से डिटेल्ड है और काफी अलग है, क्यों? क्योंकि यूएस में एक रूल है, फैटका कहते हैं उसको, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये जो है फैटका यूएस का लॉ है। उसके हिसाब से अगर कोई भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, अगर कोई यूएस रेसिडेंट की एप्लीकेशन लेता है तो उसमें वो अंडरटेकिंग देता है कि यूएस को पूरे ट्रांजैक्शंस की डिटेल मिलेगी जब भी वो मांगेंगे। तो ये जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है फॉर एन इंडियन म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड ट्रांजैक्शन डिटेल्स टू यूएस, उसमें काफी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये करना नहीं चाहती, क्योंकि कंप्लायंस कॉस्ट होता है, कंप्लायंस की रिस्क होती है। तो बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनकी ऑपरेशन यूएस में ऑलरेडी होती है, वो उन्होंने मना कर रखा है कि हम यूएस के एनआरआई का पैसा लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर लेंगे तो फैटका की कंप्लायंस मैंडेटरी हो जाएगी। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है क्या? ये थोड़ा सा आसान भाषा में आप समझाइएगा। देखिए, फैटका ये है कि जो भी यूएस के रेसिडेंट्स के पैसे हैं उसकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग यूएस को एक फ्रीक्वेंसी पे या फिर ऑन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। बहुत सिंपल है। फैटका में यही कहता है कि यूएस रेसिडेंट्स की इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ताकि वो अपने टैक्स कंप्यूट कर सके, क्योंकि यूएस रेसिडेंट्स के लिए और यूएस सिटीजन्स के लिए ग्लोबल इनकम भी टैक्सेबल है। जैसे इंडियन रेसिडेंट अगर कंट्री के बाहर पैसे कमाते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में टैक्स भरें, वैसे ही यूएस में भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो काफी रेसिडेंट्स या काफी एनआरआईज ये भी कर सकते हैं कि इंडिया की गेन्स जो है वो रिपोर्ट यूएस में ना करें। इस बहस से फैटका का कंप्लायंस मैंडेटरी किया गया यूएस गवर्नमेंट से। मुझे बताएं कि वो कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अब यूएस और कनाडा के एनआरआईज को निवेश करने के लिए अनुमति देते हैं? क्या अलग सेट ऑफ एएमसीज हैं, या आज की तारीख में सभी एएमसीज हैं जिनके पास फैक्टा कंप्लायंस है और उन्होंने एक अलग प्रक्रिया जो है वो लगा रखी है इन देशों के एनआरआईज के लिए? देखिए, अगर आप एएमसीज जो यूएस और कनाडा रेसिडेंट्स को, एनआरआईज को एक्सेप्ट करती है, उसमें आदित्य बिरला है, एसबीआई है, यूटीआई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, टाटा है, एलएनटी म्यूचुअल फंड, पराग पारेख म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड एंड फ्रैंकलिन म्यूचुअल। ये 10 म्यूचुअल फंड्स हैं जो यूएस और कनाडा के एनआरआईज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इनके लिए क्या फंड्स का चुनाव भी अलग होता है, या जो फंड्स आप भारत में खरीद सकते हैं वो बाहर भी खरीद सकते हैं? देखिए, ये अगर हम एनआरआई की बात कर रहे हैं तो वही का वही इंडियन म्यूचुअल फंड ही एनआरआई खरीदता है। अच्छा। तो स्कीम्स, इंडियन डोमेस्टिक स्कीम्स की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक सेम स्कीम्स हैं, बट आप जो 508 स्कीम है अप्रोक्सीमेटली ओपन एंडेड, उसमें से सिर्फ आप ये 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो भी स्कीम्स हैं उसमें से ही आप चुनाव कर सकते हैं, अगर आप यूएस के एनआरआई हैं या कनाडा के। इंश्योरेंस कंपनी भी इस तरह से फैक्टर कंप्लायंस होती है?
जी, इंश्योरेंस कंपनियों को भी फैक्टा के तहत एनआरआईज को निवेश करने या पॉलिसी खरीदने का पूरा प्रोसेस करना होता है? देखिए, यूएस इंश्योरेंस एक डिफरेंट मैटर है. आई थिंक फ्रॉम अ इंश्योरेंस स्टैंड पॉइंट एनआरआईज डोमेस्टिक इंश्योरेंस नहीं खरीद पाते. बट यूलिप्स आप इंडिया में नहीं खरीद सकते अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं. बट काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एक्सेप्ट करती हैं इंश्योरेंस मनी फ्रॉम एनआरआईज. उसकी डिफरेंट प्रक्रिया है, बट फैट का हर इंस्टीट्यूशन को करना पड़ता है. बट वो स्पेसिफिक अप्रूवल्स के साथ जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं वो एक्सेप्टेड होती हैं. अच्छा, अब मुझे बात करनी है एनआरआईज के लिए रणनीति पर. अब जिस तरह से भारतीय बाजार मौजूदा हालात में हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी एनआरआई को अभी अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना हो या भारत में निवेश करना हो, और मैं तमाम एसेट क्लासेस की बात कर रही हूँ, न सिर्फ इक्विटी की, किस तरह का एसेट एलोकेशन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इंडिया में अगर पैसे डाल रहे हैं तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स एनआरआई के इंडियन एक्विटीज में होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई एनआरआई इन्वेस्ट कर रहा है तो अपनी होम कंट्री में, अपनी कंट्री ऑफ डोमिसाइल में भी काफी सारे पैसे रख चुके होंगे, और इंडिया में जो पैसे बेच रहे हैं वो एक हिस्सा होता है, पूरे पैसे वो नहीं होते. तो इंडियन पैसे की एसेट एलोकेशन में मैं कहूंगा कि 70 to 90% एक्विटीज, इंडियन एक्विटीज होनी चाहिए. बिकॉज इंडियन डेट में अगर वो 6% भी कमाते हैं तो डॉलर डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में 4-4.5% खा जाएगा ओवर द लॉन्ग टर्म. डॉलर एप्रिसिएशन या करेंसी डेप्रिसिएशन व्हिच इज रूपी डेप्रिसिएशन विल ईट अवे अ लार्ज पोर्शन ऑफ द डेट रिटर्न. सो एसेट एलोकेशन का झुकाव इंडियन एक्विटीज की तरफ होना चाहिए. हमारी जो खासियत है ये है कि हमारी ग्रोथ रेट्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा है जीडीपी की. अब जीडीपी का आंकड़ा भी आया था से 8.5% का. द इकोनॉमी इज ऑन अ ट्रैक ऑफ अ ग्रेट ग्रोथ पाथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. सो आई वुड रेकमेंड 75 to 80% इन इंडियन एक्विटीज, क्योंकि गोल्ड एज एन एसेट क्लास वो बाहर से ही खरीद सकते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक एसेट क्लास नहीं है. पॉइंट टू डेट अगर आपको खरीदना है तो आपकी जो रूपी की डेप्रिसिएशन है वो सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ डेट रिटर्न्स को खा जाएगी. अच्छा, बहुत एनआरआईज का रियल एस्टेट में कुछ ज्यादा ही रुझान होता है. किस तरह से रियल एस्टेट में निवेश को लेकर आप उनको रणनीति सुझाएंगे? कविता जी, मेरे हिसाब से एक रियल एस्टेट बहुत हाई एंगेजिंग एसेट है. अगर आप रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको डोमेस्टिकली यहाँ रहना जरूरी होता है. माना कि अपार्टमेंट्स खरीद के आप किराए पे लगा सकते हैं, बट लैंड तो कभी नहीं खरीदना चाहिए एनआरआई को, बिकॉज उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है. एनक्रोचमेंट्स की रिस्क होती है, लिटिगेशन की रिस्क होती है. तो एनआरआई शुड नॉट बाय लैंड अनलेस कोई रेसिडेंट इंडिया में हो जो देखभाल कर सके प्रॉपर्टी की. बट आई वुड नॉट बी बुलिश फॉर एन एनआरआई इन इंडियन रियल एस्टेट. अच्छा, अगर विदेशों में ही किसी और जगह पर उनको निवेश करना हो तो वो किया जा सकता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ही मैं समझ रही हूँ. नहीं, निवेश जरूर किया जा सकता है कविता जी, बट मेरे हिसाब से डिवर्सिफिकेशन शुड नॉट ब्रिंग इन मोर इश्यूज इन द प्रोसेस. रीट्स को लेके आपका क्या ख्याल है? रीट्स एक अच्छे व्हीकल हैं, क्योंकि रीट्स में आपको एक यूनिटाइज्ड रियल एस्टेट की एक्सपोजर मिलती है. बट रीट्स आर वेरी न्यू इन इंडिया, और रीट्स की जो मैनेजमेंट है उसकी फ्रक्टिफिकेशन अभी तक हुई नहीं है. 3-4 अच्छे पॉपुलर रीट्स हैं. गिवन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेशली जो रीट्स में पैक्ट होते हैं, उनकी क्या फ्यूचर है हमें देखना पड़ेगा. वर्ल्ड ऑर्डर कैसे सेटल होता है पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ऑफिस की क्या जरूरत पड़ती है. तो अगले 1 साल तक तो मैं रीट से दूर रहूंगा. बट अगर लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मल, नए वेरिएंट की बात होती है, तो किराया और यील्ड्स रीट की निर्भर करेंगी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे. स्पेशली जो रीट्स हैं, फ्यू रीट्स हैं जो इंडिया में, रीट की जो मार्केट है वो 3-4 साल पुरानी है, 2.5-3 साल. एम्बेसी रीट वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च.
चलिए, तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर हमने एनआरआई की निवेश पाठशाला जो आज मनी मंत्रा पर बात की है उसमें बहुत बारीकी से समझाया कि कैसे एनआरआईज भारतीय बाजार में किस खाते के जरिए निवेश कर सकते हैं, क्या निवेश की प्रक्रिया होगी, किन किन बारीकियों को उनको ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ फिरोज आज शो का हिस्सा होने के लिए। और मनी मंत्रा में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्क्रिप्ट बॉक्स के को फाउंडर और सीबीओ प्रतीक मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहें।